Okay, the last lecture में we have done this formula, right? Delta is equal to I plus E minus A, isn't it? We'll try to explore graph between delta versus I, and we have done this in lower standard. थोड़ा समझेंगे इसको. Okay, see, this is our prism. Okay, and let's say ray of light will go like this. It bends towards the normal, and then it further bends like this. Okay, and this angle is I, this is R1, right? This is R2 and this is E, correct? And this angle is angle of prism. Okay, so yeah, refracting angle. This is I, this is R1, this is R2, and this is E. Any questions here? Okay, now look at the formula. This formula itself, this is delta is equal to I plus E minus A. This formula itself tells me that, okay, कि for example एक डेटा है, जैसे ये 30 है, ये 60 है, okay, और ये 40 ले लो, तो डेल्टा कितना मिलेगा? 50 मिलेगा ना, ठीक है. इसका मतलब क्या है, देखो, अगर मैं आई और ई को एक्सचेंज कर दूं तो भी मुझे सेम डेल्टा मिलेगा, isn't it? Okay, अगर if I exchange I and E, still I get the same deviation. That means for I equal to 30 and I equal to 60, ठीक है, ये वैल्यूज एक्सचेंज हो जाएंगे, राइट? ठीक है, अगर I का वैल्यू 60, 30 और 60 है तो भी मुझे सेम ही डिविएशन मिलेगा, isn't it? तो there are two values of I for which I get same value of delta. समझ में आ रहा है क्या? Okay, so there are two values of I for which I get the same delta, and for those two values I can say that the E will be exchanged, isn't it? है ना? अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ I1 और इसको लिखूँ मैं E1, इसको लिखा I2, इसको लिखा E2, तो I know that I2 should be equal to what? E1. Sorry, I2 will be equal to E1, correct? Okay, and E2 should be equal to I1. ये लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? समझ में आया क्या? तो ये एक चीज समझ में आ रही है हमको कि for two values of I have same value of deviation. Okay, that is the formula itself tells me that. Also, अगर इसका डेल्टा वर्सेस I का फंक्शन ही बनाना है तो थोड़ा सा देखने में थोड़ा वियर्ड लगेगा, बट देखो कैसे समझते हैं. We can make the equation also, but we know the nature of the graph. हमने पहले भी किया हुआ है. I'll show the graph also, but थोड़ा शो ऑफ के लिए एक डिराइव कर लेते हैं. We know that let's say this is N1, या इसको 1 ले लेते हैं, चलो इजी करने के लिए. इसको एयर ले लेते हैं, इसको कुछ N ले लेते हैं. ओके, ग्लास स्लैब. तो कैन वी राइट यहाँ पे 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू N साइन R1, है ना? एंड दैट विल गिव मी, ठीक है, दिस इज वन रिलेशन. तो इफ यू वांट I का वैल्यू, इट विल बी साइन इनवर्स ऑफ N साइन R1, ठीक है. एंड सरफेस 2 पे जाओगे तो, ठीक है, सरफेस 2 पे जाओगे तो क्या मिलेगा? N साइन R2 इज इक्वल टू 1 साइन ए, तो साइन E. ओके, एंड E मिलेगा ना अपने को R2 के टर्म्स में. ऑल्सो वी नो दैट कि A इज इक्वल टू R1 प्लस R2. ओके, तो वी वांट डेल्टा वर्सेस I का इक्वेशन. तो डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A. क्या करेंगे? या R1 R2 डाल देंगे यहाँ पर, दैट विल बी इजियर, राइट? ठीक है, इसको ऐसे रखो. दिस इज फ्रॉम हियर आई कैन से R1 का वैल्यू विल बी साइन इनवर्स ऑफ साइन I बाई N, ठीक है. सो you can say that कि A will be equal to, बट आंसर E में आएगा ना फिर. E तो आएगा ना, है ना? E को एलिमिनेट कर दो. E will be, if I want to eliminate E also, what do I do? निकाल सकते हैं, है ना? R1 तो मिल जाएगा यहाँ से. तो देखते हैं आपको, साइन इनवर्स ऑफ N साइन R2 इज इक्वल टू E. ओके, एंड A इज इक्वल टू R1 प्लस R2. देखते हैं, चलो करते हैं.
तो व्हाट डू आई गेट, आई ऐसे रहेगा एंड बहुत ही भयंकर आने वाला है, ठीक है। ई की जगह पे ऑर्डर करने पता है, ई की जगह पे वी कैन राइट साइन इनवर्स ऑफ एन साइन R2, R2 इज एक्चुअली a माइनस R1, R1 इज दिस वैल्यू। समझ में आ गया? देखो डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई का वैल्यू कितना मिला हमको, साइन इनवर्स ऑफ एन साइन R2, व्हाट इज R2 वैल्यू, a माइनस R1, तो इट इज, इसको निकाला मैंने और लिखा यहाँ पे a माइनस R1, R1 की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन आई बाई एन, समझा क्या, माइनस ये पूरा खत्म हुआ, ठीक है, माइनस ए, दिस इज द रिलेशन डेल्टा एंड आई, ये रिलेशन डेल्टा और आई के बीच में, ठीक है। एंड इफ यू ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ लुक्स लाइक दिस, ग्राफ ऐसा कुछ दिखता है, राइट, समझ में आएगा। फॉर सेम वैल्यू डेल्टा ई एंड आई विल गेट एक्सचेंज, जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन से लाइक दिस आल्सो, देखो ये समझो, फॉर एग्जांपल आई कैन से कट इट लाइक हियर, यहाँ पे कट कर दिया समझ लो, ओके, और ये ऐसे निकाला मैंने दो लाइंस, तो यहाँ पे समझ लो अगर ये I1 है और यहाँ पे ये E1 है, इंसिडेंस इज I1 and emergence is E1, so I can say that I2 should be equal to what, E1, and E2 should be equal to what, I1, ये हम बोल सकते हैं। For the same value of delta, the value of E and I will get exchanged, समझ में आएगा? अच्छा, now minimum deviation कब होगा बताओ? See, as angle of incidence increases, ठीक है, angle of deviation जो है वो कम हो रहा है, okay, for a particular value of angle of incidence, ठीक है, angle of deviation is minimum and then it increases again, okay, so minimum deviation का जो criteria है at delta equal to delta m, we can say that I and E should be equal, because they are exchange values ना, understand, मतलब कोई वैल्यू को अपने exchange करना है, तो ये पॉइंट ऐसा था जहाँ पे ऐसा 10-20 ऐसे नहीं कर सकते, मतलब दोनों 20-20 रहेंगे ऐसा कुछ, ठीक है, ओके, बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ डेल्टा देयर शुड बी द ई एंड आई विल ऑलवेज एक्सचेंज, तो यहाँ पे का दोनों सिमेट्रिक हो जाते हैं, मतलब, ठीक है, ओके, तो ई एंड आई शुड बी इक्वल, समझ में आएगा? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो R1 और R2 भी इक्वल हो जाते हैं इस टाइम पे, बिकॉज ई एंड आई इक्वल, साइन आई का तुम फंक्शन लगा लो, ठीक है ना, n1 साइन आई शुड बी इक्वल टू n2, है ना, समझा कि नहीं तुमको? अगर हम इक्वेशन लगाते हैं और ये एंगल अगर इक्वल है तो ये वाला इसके लिए, मतलब ये 30 के लिए फॉर दिस पर्टिकुलर एंगल दिस इज फिक्स्ड, राइट, ओके, सेम वे में यहाँ पे भी होता है कि यहाँ पर अगर ई और आई के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पे R2 भी सेम आ जाएगा, है ना, बिकॉज यू नो दैट कि n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन R1 एंड n2 साइन R2 इज इक्वल टू n1 साइन E, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल होना ही पड़ेगा, समझ में आ रहा है क्या? इज मेकिंग सेंस, ठीक है। तो डेल्टा मिनिमम का कंडीशंस क्या है कि I and E should be equal, okay, and R1 R2 will be equal, समझ में आ रहा है क्या? which means at delta m we can write A is equal to R1 plus R2 लिखते हैं हम लोग, तो we can directly इसको R1 R2 इक्वल है तो इसको कुछ R ले लेते हैं, तो we can write R is equal to A by 2, है ना, because both R1 R2 are equal, so I'm taking them as R, isn't it? Okay, and we know that A plus delta is equal to I plus E, so we can write A plus delta m minimum is equal to 2I, so which means I will be equal to A plus delta m upon 2, this is very important, समझ में आया क्या? Is making sense, फॉर्मूला समझ में आ रहा है हमको, ठीक है, ओके। ये ग्राफ के बारे में कुछ पॉइंट्स याद रखो, इट इज नॉट पैराबोला, इट इज नॉट पैराबोला, ये पैराबोला नहीं है, पैराबोला नहीं, लोग पैराबोला बोलते हैं, पैराबोला नहीं है। दूसरा, ये ग्राफ इनफाइनाइट भी नहीं है, इट्स अ फाइनाइट ग्राफ, ठीक है, इट इज अ फाइनाइट ग्राफ, ठीक है। ये भी समझो कि डेल्टा मैक्स कब मिल रहा है, एट आई इक्वल टू 90 और ई इक्वल टू 90, समझा, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। डेल्टा मैक्स कब मिल रहा है, डेल्टा मैक्स इज ऑब्टेन्ड एट I90 और E90, समझ में आया क्या, ठीक है। ऑल्सो द ग्राफ स्लाइटली टिल्ट्स टुवर्ड्स राइट, में टिल्ट हो रहा है ग्राफ ऐसे, ठीक है, तो इट्स थोड़ा टिल्टिंग, मतलब है ना, x1 जो है वो स्मॉलर है x2 से, और वी कैन से ग्राफ
टिल्स राइट में ग्राफ थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, मतलब इट्स नॉट ऐसे कर्वी, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट ही हो रहा है, ठीक है। समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, ये ग्राफ को मुझे ऐसा समझना है, इसमें क्वेश्चन भी दे रहा हूँ मैं तुम लोग को, ठीक है। बट एक और चीज समझो, क्वेश्चन देखो, ये जो फॉर्मूला लिखा ना मैंने, उसका एक यूज देख लेते हैं, ओके। हाँ सी, ये वी जस्ट रोट कि R इज इक्वल टू A/2 एंड I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M अपॉन 2, बराबर, ठीक है। इससे भी कनेक्ट फॉर्मूला, राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का लिख सकते हो तुम, साइन I अपॉन साइन R, है ना, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम हियर, ठीक है, लाइट जब ऐसे आके बेंड हो रही है तो ये I है और ये R है, करेक्ट, ओके। तो ये कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज बेसिकली साइन ऑफ A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ A/2, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म के लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या? नाउ व्हाट वी कैन डू, हम लोग क्या करते हैं कि ये फॉर्मूला को बहुत अच्छे से यूज करते हैं, ओके। वी यूज समथिंग कॉल्ड स्पेक्ट्रोमीटर, ओके, जिसमें हमको कोई किसी भी मटेरियल का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए होता है तो उसको हम बेंच, ऑप्टिकल बेंच पे रखते हैं, उस मटेरियल का प्रिज्म बना लेंगे पहले तो। जैसे आई वांट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, तो आई विल मेक अ प्रिज्म आउट ऑफ इट, ओके। उसको हमने ऑप्टिकल बेंच पे रखा, स्पेक्ट्रोमीटर के, उसको ऑप्टिकल बेंच स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं जो, ठीक है। उस पर रख के हम क्या करते हैं कि अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, और वी मेजर द एंगल ऑफ डेविएशन, वी फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच डेविएशन इज मिनिमम। अभी प्रिज्म हमने बनाया है तो हमको ए तो एक वैल्यू बताइए, ठीक है, डेल्टा मिनिमम वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, वो दोनों मिल गया तो हम आराम से n निकाल सकते हैं। दैट्स हाउ वी फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल। समझा क्या? जिस भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए क्या कर लो, प्रिज्म बना लो, स्पेक्ट्रोमीटर में रखो, उसका मिनिमम डेविएशन निकाल लो बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में आया? एक बार वो कर लिया तो डायरेक्टली क्या बोलते हैं हम, ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। आर गेटिंग द पॉइंट? समझ में आएगा यूज ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, ओके। तो ये फॉर्मूला इसलिए पता होना चाहिए, और इसको हम लोग इस पे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम से लोग बना देते हैं, मतलब सीबीएसई मेरे ऑप्टिक्स में दे मेक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस। तो इफ यू नो डेल्टा M एंड A, यू कैन ऑलवेज गेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ योर प्रिज्म। तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मान लेते हैं हम लोग, तो दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड, ओके, ठीक है। नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस ग्राफ, ये ग्राफ हमने समझ लिया है, ओके। तो कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन देखो क्या है, सुनो। फॉर अ प्रिज्म मिनिमम डेविएशन इज एट 30 डिग्रीज, I इक्वल टू 30, ओके। फॉर अनदर I इक्वल टू 22, एक और एंगल ऑफ इंसिडेंस 22, उसके लिए E की वैल्यू क्या हो सकती है? समझ में आया क्वेश्चन क्या है? ठीक है, मिनिमम डेविएशन I इक्वल टू 30 पे हो रहा है, एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं दिया तुमको, ठीक है, ओके। मिनिमम डेविएशन क्या है? I इक्वल 30 पे। पूछा है कि एक और एंगल ऑफ इंसिडेंस है 22, उसके लिए E की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है इसमें से? व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ E फॉर I इक्वल टू 22? दैट्स द क्वेश्चन। करो। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वाज अ मिस्टेक, ओके, कि यहाँ पे E90 होगा, ऐसा नहीं है। E90 और 0 ये वाला कंडीशन है, I0 से I90 जा रहा है, दिस इज ट्रू, ओके, बिकॉज दैट E विल डिपेंड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो ये वाला कंडीशन सही है, E0 E90 जो लिखा था वो गलत है। आ जाओ यहाँ से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया कि डेल्टा मिनिमम जो है वो 30 पे आ रहा है, मतलब इफ यू ड्रॉ द ग्राफ इज लाइक दिस वैल्यू इज 30 डिग्रीज पे डेल्टा मिनिमम आ रहा है, राइट, करेक्ट। नाउ दे आर आस्किंग कि फॉर I इक्वल टू 22, I इक्वल टू 22 यहाँ पे कहीं होगा, है ना, दिस इज I इक्वल टू 22, करेक्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? तो I अगर 22 तो E क्या होगा? बरोबर, ये 30, सॉरी माय बैड, ओके। सो यू शुड नो दैट कि ये डिफरेंस कितना है? 8। तो ये डिफरेंस अगर यहाँ पे तुम जाओ, ठीक है, अगर यहाँ पे 8, तो अंडरस्टैंड, देखो ये डिफरेंस अगर 8 है तो ये ग्राफ टिल्ट होता है यहाँ पे, तो ये जो यू शुड नो दैट दिस लेंथ इज शॉर्टर, दिस लेंथ इज बिगर, राइट। तो ये लेंथ जो होगा वो 8 से बढ़ाना चाहिए, दिस इज मोर देन 8, तो दंड है मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा क्या वो 8 से बड़ा होगा? ठीक है, अब 8 से बड़ा मतलब क्या होता है? 38 से बड़ा वाली कौन सा है यहाँ पे? ओनली 39। तो यहाँ पे I जो होना चाहिए वो 39 होना चाहिए, समझ में आया क्या? और जो I होगा यहाँ पे वही E होगा, हाँ, यू कैन राइट E बाय यहाँ पे चमका। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि भाई ये ग्राफ है वो टिल्ट हो रहा है ना इस तरफ, तो ये वाला लेंथ जो है ये छोटा होगा, दिस विल बी बिगर, दैट इज द ओनली कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग, दैट्स इट, सिंपल। चमका ये आंसर समझ में आया क्या?
इजी था ना, ठीक है। तो आई हैव टू जस्ट सर्च वैल्यू विच इज मोर देन 30 दैट्स इट, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ 39 ही वैसा वैल्यू है। आर यू इन द पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या दिया आपने को, बोला कि a is 75 n is √2, कैन यू गिव मी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा मैक्स पूछा है। तो व्हाट डू वी नो दैट कि डेल्टा मैक्स कभी आएगा जब i की वैल्यू क्या होगी 90, ठीक है, ओके। तो फॉर डेल्टा मैक्स वी कैन राइट फॉर डेल्टा मैक्स i जो है वो 90 होना चाहिए। i 90 है तो वी कैन यूज, यहाँ पे तुम लगा लो अपना स्नेल्स लॉ, तो क्या मिलेगा 1 इंटू साइन 90, ये सरफेस पे लगा रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू √2 साइन ऑफ r1 हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे एंगल r1 मिल गया, तो r1 कितना मिला 45 मिल गया, ठीक है। अब r1 45 मिल गया तो यू नो दैट कि r2 यू कैन कैलकुलेट, व्हाट इज r2, इट इज a माइनस r1 विच इज एक्चुअली 30 डिग्रीज। अब r2 मिल गया तो e निकाल लेंगे, है ना, तो e निकाल लो भाई, ठीक है। e क्या होगा, इट विल बी √2 साइन 30 इज इक्वल टू √2 साइन 30, यहाँ पे लगा रहे सेस लॉ, ठीक है, सरफेस टू पे, तो 1 इंटू साइन ई चमका, ठीक है। व्हाट डू यू गेट, ई का वैल्यू 45, तो यही तो चाहिए था अपने को, ओके। ये मिल गया तो कर लेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, डेल्टा विल बी सिंपली आई प्लस ई माइनस ए। आई कितना है भाई 90, ई कितना मिला हम लोग को 45, ठीक है, माइनस ए कितना है 75, क्या आंसर है 60 से करेक्ट आंसर। समझ आया क्या? ओके, एक और सम देखो यहाँ पे, वी यूज ये फॉर्मूला यूज करके एक क्वेश्चन बना दिया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इक्विलैटरल प्रिज्म दिया है और मिनिमम डेविएशन 60 दिया है, दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड n, तो यू नो दैट n विल बी व्हाट, साइन ऑफ i प्लस डेल्टा m द होल डिवाइड बाय 2 अपॉन साइन ऑफ a प्लस डेल्टा, माय बैड, i की बोलते हैं a है, सॉरी, a प्लस डेल्टा m बाय 2 अपॉन साइन ऑफ a बाय 2। हाँ भाई, a का वैल्यू कितना दिया इसने 60 और ये तो साइन 60 अपॉन साइन 30 हो जाएगा, कितना है, ठीक है। लुक एट वन मोर क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है a का वैल्यू n दिया है और i दिया है, पूछा डेल्टा m बताओ, कैसे करेंगे, बोलो डेल्टा m निकालने के लिए क्या करोगे, पहले वी कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला क्या, ठीक है। इफ वी नो दैट दिस इज √3 इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ 30, राइट, कितना आएगा साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन, कितना आएगा भाई साहब √3/2, तो 60 मतलब 30 प्लस डेल्टा m इज इक्वल टू 60, डेल्टा m इज डेल्टा m बाई 2 होगा, सॉरी, ठीक है, तो इंटू 2 60, समझ में आएगा। चलो एक अच्छा क्वेश्चन तुमको पूछते हैं, ओके। तो दिस इज स्पेशल केस ऑफ प्रिज्म, ओके, हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू, देखो ट्राई करो तुमको आ रहा है क्या। आई विल गिव यू 2-3 मिनट्स टू ट्राई दिस क्वेश्चन। बोला है कि लेट्स से दिस इज प्रिज्म PQR, ऐसे प्रिज्म बना दिया हमने, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म इज A, ओके। क्वेश्चन क्या पूछा तुमको, देखो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन A एंड C क्रिटिकल एंगल। क्वेश्चन क्या है सुना, यू टू गेट क्वेश्चन नंबर 1 जो है, केस 1 जो ले रहे हैं, यू टू फाइंड रिलेशन बिटवीन A एंड C so that जो रे है, ठीक है, लाइट will always show TIR at PR। समझ में आया क्या, मतलब रे हमेशा अंदर ही आएगी, ठीक है। तो टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन, मतलब रे अगर मैं कोई भी एंगल पे इंसिडेंट कर दिया, दिस इज अवर रे, अगर ऐसे आया, ठीक है, इट विल बेंड एंड हैज टू गो इनसाइड ओनली, तो यू हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन A and C so that ray will always show TIR at PR surface। लगाओ दिमाग, देखो क्या आता है, करो। See, the idea for this sum will be, अच्छा,
this is I, right? So ray will bend like this, and you will call this as R1, and then you have यहाँ पे हम इसको इस एंगल को क्या बोलते हैं? R2. इसको हम R2 बोलते हैं, and then ray will go like this, and you are calling this as E. Correct? And for TIR to happen, you know that for TIR at PR, R2 has to be more than C. ये जो इंसिडेंट एंगल है यहाँ पर, अगर ये C से बड़ा है तो ऑब्वियसली रे अंदर ही आएगा, विल नॉट बी एबल टू क्रॉस इट. R2 मोर देन C का मतलब क्या है कि R2 की जो मिनिमम वैल्यू है वो भी C से बड़ी होनी चाहिए. जो R2 का थोड़ा सा स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ R2 शुड बी मोर देन C. डू यू एग्री और नॉट? R2 अगर R2 बड़ा है C से तो क्या बोलते हैं TIR होगा. मतलब R2 की कम से कम वैल्यू भी ले लो तुम, smallest value of R2 should be more than C. Whatever value is that, isn't it? समझ में आया क्या? Okay, and which means A minus R1 minimum C. समझ में आया क्या? अब ये वैल्यू को मिनिमम होना है तो R1 को मैक्सिमम होना पड़ेगा. ठीक है, अगर इस वैल्यू को मिनिमम होना है तो R1 को मैक्सिमम होना पड़ेगा. ठीक है, एंड यू नो दैट कि R1 क्या है? ये वाला एंगल, राइट? यहाँ पे इट इज रिफ्लेक्टिव है ना. तो यू अंडरस्टैंड, यहाँ पे तुमको पता है कि यहाँ पे भी कहना है 1 into sin I is equal to n sin R1. As I का वैल्यू increases, R1 का वैल्यू will also increase. Do you agree or not? समझा क्या? और R1 मैक्सिमम तब होगा, R1 will be maximum. R1 will be maximum कभी? When I is maximum. When I is maximum. And maximum value of I possible क्या है? 90. So we can say that I max is 90. समझ में आया क्या? If I max is 90, then what is the value of R1 at that time? C. C आएगा. समझ में आया क्या? If I max is 90, I के लिए तुम 90 डाल दो तो मुझे R1 की वैल्यू में वो C मिलेगी, क्रिटिकल एंगल मिलेगी. समझा क्या? Which means A minus C should be greater than C. A should be more than 2C. समझ में आया क्या? समझ में आया सबको? इफ आई आस्क यू से अभी देखो, ये समझ में आया सबको? पक्का? देख लो एक बार. कैन यू गिव मी द उल्टा क्वेश्चन का आंसर? उल्टा क्वेश्चन ये है कि गिव मी द कंडीशन बिटवीन ए एंड सी सो दैट रे ऑलवेज क्रॉसेस पीआर. मतलब हमेशा पीआर पे रिफ्रैक्शन होगा. गिव मी द कंडीशन. अभी क्या निकाला हमने कि रे विल नॉट बी एबल टू क्रॉस पीआर, राइट? रे हमेशा टीआर कर रहा है, मतलब ठीक है, मतलब रिफ्लेक्ट हो जा रहा है. ठीक है, हमने जो कंडीशन निकाली है वो क्या निकाली है? वी हैव फाउंड दैट कंडीशन फॉर रे टू डू टीआईआर एट पीआर. तो यहाँ रे कभी क्रॉस ही नहीं कर रही है, हमेशा वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है. ठीक है, मेरा क्वेश्चन अभी तुमसे क्या है? गिव मी कंडीशन बिटवीन ए एंड सी सो दैट रे विल ऑलवेज क्रॉस पीआर, ऑलवेज इट विल डू रिफ्रैक्शन एट पीआर जंक्शन. समझ में आया क्वेश्चन? ये समझो, नहीं समझ में आया तो मुझे पूछो. ठीक है, अगर समझ में आ गया ये तो यू कैन ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज की फाइंड कंडीशन फॉर रे टू क्रॉस पीआर ऑलवेज. करो. See, listen to me. Okay. So we ask ki what is the condition for ray to always pass PR, right? तो रे को हमेशा PR को पास करना है. अगर the ray has to pass PR, then you understand कि ये रे ऐसे क्या है, यहाँ पे R1 and then that has to go like this, right? Okay. So to always pass PR, R2 should be more than लेस देन सी. बरोबर? करेक्ट है ना? ठीक है, R2 इज ऑलवेज लेस देन सी. मतलब R2 का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी C से कम होना चाहिए. ओके, विच मीन्स A माइनस R1 का मैक्स वैल्यू वो भी C से लेस होना चाहिए. और ये इसके लिए मतलब क्या है कि R1 शुड बी मिनिमम. R1 शुड बी मिनिमम. तो R1 मिनिमम कब होगा? जब I तुम्हारा 0 होगा तब. ठीक है, I अगर मिनिमम 0 है तो R1 भी 0 हो जाएगा. ठीक है, तो यू गेट सिंपली A लेस देन C. करेक्ट. चलो नेक्स्ट कंडीशन करते हैं इसमें. व्हाट इफ आवर A इज मोर देन C लेस देन 2C. ये समझते हैं. ठीक है,
A is more than 2C but less than 2C. इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे ना लेट्स टेक टू कंडीशंस. सी कंडीशन नंबर 1, इफ I is equal to 0, मतलब रे ऐसे आ रही है देखो, रे इज गोइंग लाइक दिस. समझा गया? I equal to 0 मतलब रे गोज लाइक दिस, है ना. इफ I is equal to 0, then what is the value of R? 1, 0, correct? Okay, and what is the value of R2? R2 क्या हो जाएगी बोलो, है ना. R2 तो इट विल बी, ये हो जाएगा. तो ये A है, ठीक है, ये 90 है तो दिस विल बी 90 माइनस है, दिस विल बी A, है ना. इसका मतलब क्या है, अगर R2 A है, ओके, तो इसका मतलब क्या है कि व्हाट विल हैपन, यू टेल मी. तो अगर R2 A है तो मतलब जो एंगल है वो A के बराबर ना, तो इसका मतलब A तो C और 2C के बीच में, तो A इज मोर देन C हो रहा है, राइट. तो इसका मतलब रे विल कम इनसाइड, रे जो है वो अंदर आ जाएगी, बिकॉज बोला है ना कि जो A है वो C और 2C के बीच में है. तो ये वैल्यू क्या बोलते हैं, C से बड़ा है ना. A इज मोर देन C, राइट. इफ A इज मोर देन C, ठीक है, तो देन R2 इज मोर देन C, राइट. ठीक है, विच मीन्स देन इफ R2 इज मोर तो TR हो जाना चाहिए. तो अगर I 0 है तो मतलब TR हो जाएगा, रे विल बी इनसाइड. समझ में आया क्या? ओके, अच्छा एक और एक्सट्रीम कंडीशन लेते हैं. I90 लो. I90 में रे देखो ऐसे, ग्लेजिंग इंसिडेंस, ठीक है, ग्लेजिंग इंसिडेंस थोड़ा ऐसे, ग्लेजिंग इंसिडेंस क्या आएगा बोलो. तो R1 कितना होगा, C, है ना. इफ I is 90, then R1 is C, okay, then what is R2 value? It will be A minus C, है ना, A minus C, because R1 plus R2 is A, correct. तो ये जो रे आ रहा है, ठीक है, A minus C, this will be A minus C, right. We got this value is A minus C. A minus C इसका मतलब क्या है, A minus C मतलब समझो R2 is A minus C. A क्या बोलते हैं, C से बड़ा है बट 2C से छोटा है, ठीक है. तो A is less than 2C, अंडरस्टैंड. A less than 2C means क्या बोलते हैं, R2 plus C is less than 2C, which means R2 is less than C. तो R2 C से कम है तो क्या हो जाएगा, if ray will go out, ray will go out, ray will go out. Are you able to understand this? इसका मतलब पता है क्या है, इसका तो ये समझ में आ रहा है हमको कि जैसे जैसे I की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि पॉसिबिलिटी ऑफ रे गोइंग आउट इंक्रीसेस, ठीक है ना. I इंक्रीसेस, पॉसिबिलिटी ऑफ रे गोइंग आउट इंक्रीसेस, गोइंग आउट इंक्रीसेस. समझ में आएगा, है ना. तो अपने को I का क्या बोलते हैं, एक लिमिटिंग वैल्यू चाहिए जहां पे क्या बोलते हैं, वी कैन से कि I 0 है तो TI हो रहा है, 90 है तो बाहर निकल रहा है. तो कौन से वैल्यू ऑफ I पे, ठीक है, इट विल बी दैट वैल्यू के, इसके बाद इट विल गो आउट ऑलवेज. तो वो निकाल सकते हैं हम लोग, है कि नहीं. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ I, ओके, रे विल, इफ इट इज मोर देन दैट रे विल गो आउट एंड लेस देन दैट रे विल बी इनसाइड. कैन यू फाइंड दैट वैल्यू, निकालो बताओ. आई एम कॉलिंग इट I0. कैन यू गिव दैट I0, क्या है, डोंट बी सी, कैन यू गिव दैट I0, ठीक है. जैसे जैसे I बढ़ रहा है वैसे रे का पॉसिबिलिटी गोइंग आउट चल रहा है, राइट. आई वांट I0 फॉर विच अगर I0 का I का लेस है तो रे इज इनसाइड, मोर है तो रे इज आउटसाइड. हाँ, यस, दैट इज आंसर, ठीक है. ओके, बिकॉज यू अंडरस्टैंड. देखो कर लेते हैं, देखो कैसे किया, देखो वो लिमिटिंग कंडीशन ले लो तुम, ठीक है ना. यहाँ पे ये जस्ट C रहेगा, राइट. ये जस्ट C रहेगा, राइट. इफ दिस इज C,
ओके R2 विल बी इक्वल टू C, तो R1 क्या है? R1 विल बी A माइनस C, और तुमको वही वाला I चाहिए है ना, यू वांट I फॉर दैट, इसको I0 बोल रहे हैं राइट. तो आई कैन से दैट 1 इंटू साइन I0 इज इक्वल टू n इंटू साइन ऑफ A माइनस C. तो आई गेट I0 का वैल्यू एज साइन इनवर्स ऑफ n साइन A minus C. For this value of I0 we can say that if I का value is between 0 and I0, ठीक है, तो we'll say that TIR हो जाएगा, मतलब ray is inside, ray is inside the prism, correct? Okay, and if I का value is more than I0 less than 90, okay, तो ray will go out, ray will go out. Any questions here? So इस पे एक एडवांस क्वेश्चन बना था. When you solve advanced के PYQs, you will definitely encounter this kind of questions. समझ में आया क्या हमको? So this condition is very important. I hope you got it. समझ में आया प्रिज्म? पक्का? तो अगर I का जो A का वैल्यू है वो कितना है वही इंपॉर्टेंट है, मतलब ठीक है कि हाउ विल बी what will happen to your ray, whether it's going outside, inside and things like that, है ना. इससे हम प्रिज्म एंगल देख के ही, if you know refractive index एंड प्रिज्म एंगल, वो देख के भी मालूम पड़ सकता है कि क्या होने वाला है रे का. समझ में आया क्या? ओके ठीक है. इफ यू गॉट दिस कंडीशंस तो आगे बढ़ते हैं. वी गो टू फॉर थिन प्रिज्म. थिन प्रिज्म मतलब क्या है? जो एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, बहुत छोटा अगर एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है, तो ऐसे प्रिज्म को हम थिन प्रिज्म बोलते हैं. कैन यू फाइंड एंगल ऑफ डिविएशन फॉर थिन प्रिज्म? दिस इज ए इज वेरी वेरी स्मॉल, इट्स वेरी वेरी स्मॉल. Okay, तो at this junction if I apply ray ऐसे आ रहा है समझो, तो yeah, we know that 1 into sin I is equal to n sin R1. तो एंगल्स बहुत छोटे, तो we can write I is equal to n R1 because angles are very small, है ना, ठीक है. थिन प्रिज्म है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लेके चल रहे. ओके बिकॉज R1 छोटा होगा अगर, बराबर ना, ठीक है. देखो A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 राइट, है ना, ठीक है. अगर A बहुत स्मॉल है, ओके, तो ये एंगल्स भी छोटे होने चाहिए राइट. दिस एंगल्स कैन नॉट बी बिग. समझ में आया क्या? अगर A अगर बहुत छोटा है तो R1 R2 भी छोटा होना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वो उनकी वैल्यू बड़ी हो सकती है. इट मेकिंग सेंस. और अगर R1 छोटा है तो I को भी छोटा होना पड़ेगा. समझ में आया क्या? सेकंड लेयर पे आ जाओ, यहाँ पे लगाओ, ठीक है. क्या मिलेगा तुमको? विल गेट n इंटू साइन R2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन E. तो यू कैन से n R2 इज इक्वल टू E. इफ यू वांट डेल्टा का वैल्यू, it is I plus E minus A, so that will be how much? n R1 plus n R2 है ना. क्या आएगा? A इंटर में सारा कैसे n कॉमन लिया तो ये A हो जाएगा माइनस से, that will be A common n minus. This is a very famous formula. In fact, do you remember this? We have used this. कहाँ पे यूज करा इसको? याद है वो हमने क्या किया था? नहीं, हमने क्या था? बाई प्रिज्म. बाई प्रिज्म में if you remember, we said कि जो रे है, we said the ray is going like this. If you remember, रे ऐसे जा रहा है and then it gets deviated, है ना? या एक और रे ले लो ऐसे, ठीक है, it gets deviated like this. Correct? So for the observer, it seems that the rays are coming from here. So we said prism can create virtual sources, isn't it? है ना. तो ये जो ऑब्जर्वर है, इसको क्या लग रहा है? इसको लग रहा है कि वर्चुअल सोर्स यहाँ पे है. And we did this. हमने बोला ये डेल्टा है. Remember we said this is delta, correct? Because this is delta, correct? And then this distance was हमेशा E लिया था उसको,
और इसको हमने कुछ ए या यू लिया था, ओके, और ये ए है समझ लो, तो वी कुड से दैट कि डेल्टा इज एक्चुअली ए इंटू म्यू माइनस, वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू लिखा था हमने, ओके, एंड देन वी सेड tan डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, इट इज E by A, and we got E का वैल्यू as A tan delta, which is approximately A mu minus 1. इसको E को यहाँ पे हम बोलते हैं शिफ्ट ऑफ सोर्स, शिफ्ट सोर्स के साथ शिफ्ट दिखता है, ये सोर्स है तुम्हारा, तो यू विल फील दैट दिस इज अ वर्चुअल सोर्स हियर, S dash, दिस इज अ शिफ्ट इन द सोर्स, शिफ्ट ऑफ सोर्स ड्यू टू थिन प्रिज्म. समझ में आया क्या? तो वी आर डन दिस पार्ट, हमने किया है इसको और इसको यूज किया था, उसका प्रूफ यहाँ पे दिखाया तुमको मैंने. एनी क्वेश्चंस? समझ में आया? डिविएशन थिन प्रिज्म. ठीक है, चलो और बढ़ते हैं. ठीक है, विल डू डिस्पर्शन ऑफ लाइट. थोड़ा डिस्पर्शन कर लेते. यहाँ पे एक्चुअली प्रिज्म खत्म होता है, थोड़ा डिस्पर्शन समझते हैं. See, till now we were talking about monochromatic light. Okay, है ना? If you talk about polychromatic, or we can say white light, for example, so you know it's collection of wavelengths, right? And there is a formula called as Cauchy's formula. What he discovered, उसने थोड़ा काम किया, उसको समझ में आया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है, ठीक है, it is not same for every wavelength, it changes with wavelength, okay, and he gave a formula A plus B upon lambda square plus C upon lambda cube, things like that. ये A B C की जो वैल्यू वो हमको प्रैक्टिकली या एम्पेरिकली ढूंढना पड़ता है मटेरियल के लिए, समझ में आया क्या? बट इट वेरीज लाइक दिस. व्हाट द पॉइंट इज कि इफ लैम्डा इंक्रीजेस एंड विल डिक्रीज, हायर वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाती है. समझ में आ रहा है क्या? ओके, एंड यू नो दैट, लेट्स से इफ आई हैव अ let's say if I have refractive medium, okay, तो अगर एक व्हाइट लाइट को पास कर दे इस मीडियम से, एक व्हाइट लाइट आ रही है ऐसे, तो क्या होना चाहिए कि हर एक रे जो है इसमें क्या विबर, तो हाईएस्ट वेवलेंथ किसका है? तो रेड की वेवलेंथ इज हाईएस्ट, राइट? तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम हो जाएगा, isn't it? ठीक है, और इसका वेवलेंथ सबसे कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हाई होगा. And we know that कि साइन, देखो, फॉर सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाइट लाइट तो ऐसे आ रही है, दिस इज व्हाइट लाइट, ओके, फॉर सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ आई हैव टू कैलकुलेट आर का वैल्यू, तो व्हाट इज आर? वी विल से 1 into sin i is equal to n into sin r, so that will be sin r will be equal to sin of i upon n. तो जिसके लिए क्या बोलते हैं, n की वैल्यू ज्यादा होगी, उसके लिए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम. समझ में आया? एन की वैल्यू ज्यादा किसके लिए? लेसर वेवलेंथ, वॉयलेट. समझ में आया क्या? और रेड के लिए क्या हो जाएगा कि लैम्डा बड़ा है, ठीक है, तो एन विल बी लेस, सो आर विल बी मोर. इज मेकिंग सेंस? आर मोर मतलब क्या है? देखो, अगर तुम्हारा वॉयलेट कलर है, इसको मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो लेस वेवलेंथ ऐसे है ना, आर हैज टू बी लेस, ठीक है, एंड जो रेड लाइट है इट हैज टू बी मोर डिविएटेड, जैसा मतलब डिविएशन कम है, सही ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना. आर विल बी, तो ये रेड जो है इट इज डिविएशन में देखो तो रेड इज लीस्ट डिविएटेड, है ना. डिविएशन, तो इफ आई सी द डिविएशन, ये है डिविएशन ऑफ रेड कलर और ये है डिविएशन ऑफ वाइट कलर. तो रेड इज लीस्ट डिविएटेड एंड वाइट इज मोस्ट डिविएटेड. और ये जो डिफरेंस है, ये है, इसको बोलते हैं हम एंगुलर डिस्पर्शन, दिस थिंग, एंगुलर स्प्रेड थीटा, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन. समझा? तो व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्शन देन? ठीक है, एंगुलर डिस्पर्शन, यस, द स्प्रेड, how much light is spreading, angular dispersion, symbol is theta, so it will be delta V most deviation minus least deviation.
एंड दैट वुड बी फॉर थिन प्रिज्म अगर ले रहे हो तो क्या आएगा, ठीक है, म्यू इंटू, अच्छा ए इंटू म्यू वी माइनस वन, इजंट इट, है ना। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू लिख रहा हूँ, म्यू वी मतलब फॉर वायलेट कलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट, ओके, माइनस ए इंटू म्यू आर माइनस वन. So what do you get? You get something into mu v minus mu r. that is the value of theta. But how is refractive index and wavelength related? By this relation. But like how are they related? So Okay. lambda raised to 4. Sorry. Lambda is to 4 नहीं देखना पड़ेगा मुझे. mu is proportional to 1 by lambda square. ठीक है यार, मतलब the whole idea of this formula was कि as wavelength increases, okay, it decreases. But समझ में आ why गया? are they related? Refractive index and color का what's the relation? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कलर क्या रिलेशन है देखो तुम. कलर एक्चुअली फ्रीक्वेंसी का प्रॉपर्टी है, ठीक है. वेवलेंथ शिफ्ट डॉपलर से भी होता है देखो तो, है कि नहीं. देयर इज अ शिफ्ट, चेंजेस हैपन, ठीक है. तो कलर को तुम फ्रीक्वेंसी समझो, मतलब ठीक है, नॉट जस्ट वेवलेंथ. Light में भी doppler So if you change the wavelength, then the refractive index of the medium changes. फॉर द लाइट, Oh, for the समझा कि नहीं, ठीक है. हर लाइट को मीडियम अलग तरीके से बेंड करता है. दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम एक्चुअली. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द कोर प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ठीक है. द मीडियम बिहेव्स डिफरेंटली फॉर अ डिफरेंट वेवलेंथ, दैट इज व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड. इसका रीजन एक्चुअली तुमको थोड़ा देखना है ना अगर, तो आई कैन सेंड यू लिंक. वो अगर तुमने शायद वो डिड यू सी दैट वीडियो, वेरिटासियम का वीडियो था आई थिंक, फॉर शिफ्ट फाइनमैन के एक्सप्लेनेशन में दिया था उसने. अगर देखो तो तुम्हें थोड़ा मजा आएगा, समझ में आएगा, ठीक है. तो इसमें थोड़ा सा और थियरी है, मतलब ठीक है. बट व्हाट व्यूअर्स देखो अपने लेवल पे क्या समझना है, अपने को समझाया जो हमारे लेवल पे कैसे समझाते हैं अपने को, ठीक है. दे सेड कि कॉची हैज फाउंड अ रिलेशन वेयर n and lambda inversely proportional. For you this is the way they explain, okay. But there is more to it. You understand ना, refractive index also relate to EM waves के प्रॉपर्टी पे आता है, राइट. तो उसमें फिर वेव की प्रॉपर्टीज आती है, फेस शिफ्ट कितना हो रहा है और फेस शिफ्ट के फैक्टर्स क्या क्या है, वो बेसिकली डिसाइड करता है कि कितना लाइट बेंड होगी. तो जो लाइट का बेंडिंग है वो एक्चुअली इट रिलेट्स टू द फाई, द फेस शिफ्ट ऑफ द वेव, ठीक है. तो हाउ डज दैट फेस शिफ्ट वर्क, ठीक है, एट दैट लेवल, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. समझ में आया क्या? तो तब तुम्हें समझ में आया कि एग्जैक्टली ये शिफ्ट क्यों हो रहा है, तो तुम्हें समझ में आया कि ये कैसे ये रिलेशन आया है, ठीक है. इनफैक्ट ये रिलेशन में भी ए और बी की वैल्यू मीडियम डिपेंडेंट है, ओके. तो वो हर मीडियम की कैलकुलेट करनी पड़ती है. ऐसा नहीं देखो यहाँ पे कांस्टेंट ए और बी लिखा है ना उसने, वो भी निकालना पड़ता है, वो एम्पेरिकली मतलब प्रैक्टिकली देखना पड़ता है. प्रैक्टिकली तुम करके देखो कि ए और बी का वैल्यू क्या आएगा, समझा. इट्स नॉट अ थियोरेटिकल फॉर्मूला. थियोरेटिकली वी नो दैट इट दिस हाउ इट हैज टू वेरी, बट वी डोंट नो द एग्जैक्ट रिलेशन. तो फॉर एवरी मटेरियल वी हैव टू कैलकुलेट दैट. आई गेट द पॉइंट. तो समझ में आया क्या, ओके. तो ये सब बहुत सारी कुछ वेव की प्रॉपर्टी भी आ रही है, तुम समझो मतलब, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. टू अंडरस्टैंड इन डिटेल थोड़ा सा हमको क्या बोलते हैं और डीप डाइव करना पड़ेगा. तो यहाँ पे रे ऑप्टिक्स में जरूरत नहीं है उसकी, इतना ही समझ में आना चाहिए कि एन और लैम्डा रिलेटेड तो है, ठीक है, और वो रिलेशन आया कैसे उसके थोड़ा और पढ़ना पड़ सकता है. आई होप इसमें और पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है. यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइट की प्रॉपर्टीज एट अ वेरी बेसिक लेवल, हाउ इट वर्क्स, स्पेशली व्हेन इट गोस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम. लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, ये चीज भी एक डाउट होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है, कि रिफ्लेक्शन का एंगल का फॉर्मूला ऐसे ही क्यों आ रहा है. देखो अगर इफ यू डाउट दैट फॉर्मूला देन यू शुड डाउट साइन इक्वल टू साइन आर जो आ रहा है तुम लिखते हो n1 sin n, वो भी तुमको डाउट करना चाहिए. वो कैसे है तो उसको भी देखना चाहिए. फिर अगर वाई दैट वाई n1 sin 1 i1 इज इक्वल टू n2 sin i2 या r2 जो भी है, वो भी डाउट करना चाहिए अपने. तो उसके लिए भी देयर इज अ कांसेप्ट बिहाइंड इट, ओके. एनीवे डिड यू गेट दिस कांसेप्ट, थोड़ा सा समझ में आ गया. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, देखो आई ड्रॉ डायग्राम. मैंने बनाया क्या, वो नहीं बनाया शायद. लेट मी राइट अ क्वेश्चन और तुम उसका आंसर करने की कोशिश करो. See, in this question they have given us 3 rays, 1 2 3, and they have asked us to identify which color it is, है ना. तो तुम देखो तो 3 वाला जो है वो अंदर आ रहा है, राइट, ओके. तो इसमें समझना क्या है तुमको क्वेश्चन में कि अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है. व्हाट विल हैपन टू क्रिटिकल एंगल, इट विल इंक्रीज और डिक्रीज. If wavelength increases, refractive index decreases, Cauchy's formula, what will happen to critical angle? Increase होगा, because critical angle formula क्या हो जाएगा भाई, है ना, sin c is 1/n ना, ठीक है. तो you should know that कि when refractive index decreases, critical angle will increase. तो सबसे ज्यादा critical angle किसके लिए होना चाहिए,
सबसे ज्यादा वेवलेंथ के लिए है ना, रेड के लिए, इसलिए ये रेड होना चाहिए क्रिटिकल एंगल, और देन ग्रीन एंड देन वायलेट। समझा? तो मोस्ट क्रिटिकल एंगल किसके पास होगा? रेड विल हैव सबसे ज्यादा वैल्यू ऑफ सी, है ना। वी कैन से दैट, ऐसे लिख सकते हैं, क्रिटिकल एंगल ऑफ रेड इज मोर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्रीन मोर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ वायलेट। समझ में आएगा? तो ये चीज तुमको बताना चाहिए, बाकी तो क्वेश्चन कुछ खास नहीं है। और देखो, ठीक है, ऑल्सो यू शुड नो इफ योर स्लैब्स, स्लैब में क्या होता है? लैटरल शिफ्ट होता है, ठीक है। लैटरल शिफ्ट मतलब क्या है? देखो, अगर इफ यू लुक एट दिस, लाइट इज गोइंग लाइक दिस ना, स्ट्रेट, ओके, तो ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल है, तो देयर इज नो डिविएशन, नेट डिविएशन कुछ नहीं होगा इसका, है ना। प्रिज्म में क्या हो रहा है कि यू शुड अंडरस्टैंड, लुक एट द वे रे इज बेंडिंग, है ना। प्रिज्म का दिखाते रहो तुमको, प्रिज्म आगे देखो, लुक एट प्रिज्म, रे विल गो लाइक दिस, isn't it? तो वहां पे क्या बोलते हैं? डिविएशन विल बी नॉन जीरो। तो यहाँ पे इफ आई टू कैलकुलेट थीटा, इट विल बी डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, विच वॉज ए इंटू म्यू वी लिखो या एन वी लिखो, एन वी माइनस एन आर, वी गॉट दिस वैल्यू, राइट? ओके, अब वी डिफाइन वन मोर क्वांटिटी विच कॉल्ड एज डिस्पर्सिव पावर, सिंबल इज ओमेगा। इट इज एक्चुअली थीटा अपॉन मीन डिविएशन, या इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन upon mean deviation, and you must know that कि जब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे P I B G Y O R, राइट, तो मीन डिविएशन किसका होगा? G Y तो भूल ही गए यार, G Y O R। तो हमको ऐसा लगता है कि जो G है वो मिड कलर होगा, राइट? एक्चुअली आंसर इज येलो। You must know yellow is the mean color. When you calculate, तो वेवलेंथ निकल के आएगा येलो का। तो यहाँ पे you should know that mean deviation corresponds to येलो। तो बहुत सारे सम्स के टाइम में हम जब सम सॉल्व करते हैं, कभी कभी दे डोंट गिव अस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो, ओके। तो वी एज्यूम दैट, कभी कभी करना पड़ता है कि समटाइम्स वी एज्यूम कि ny इज एक्चुअली nv प्लस nr बाय 2। कभी कभी डिविएशन भी एज्यूम करना पड़ता है, डिविएशन ऑफ येलो इज डिविएशन ऑफ वायलेट प्लस रेड अपॉन 2। तो ये एज्यूम करना पड़ता है, डेटा इज नॉट गिवन, यू कैन ऑलवेज एज्यूम दिस। समझ में आएगा? ठीक है, अगर डेटा नहीं दिया है येलो के लिए तो यू एज्यूम कर लो। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला वुड बी ओमेगा शुड बी इक्वल टू थीटा अपॉन डेल्टा वाई, विच इज एक्चुअली a into nv minus nr upon this is a into ny minus 1, which is actually nv minus nr, है ना, ny minus। देखो, we have defined this using prism का concept, but dispersive power is core property of material। हर मटेरियल का डिस्पर्सिव पावर अलग होगा, ठीक है। तो डिपेंड, ग्लास के लिए कुछ और, फ्लिंट ग्लास के लिए कुछ और, ऐसा करेगा। समझा? मीन डिविएशन मतलब येलो कलर, ठीक है। इस एक्चुअली ऐसा है, मतलब कि हाउ मच लाइट इज स्प्रेडिंग विद रेस्पेक्ट टू मीन कलर। तो अगर येलो कलर ऐसे जा रहा है तो येलो के रेस्पेक्ट में बाकी लाइट कितना स्प्रेड हो रहा है, दैट्स द कैलकुलेशन, ठीक है। लाइट का स्प्रेड, जस्ट स्प्रेड नहीं ले रहे कि जो मीन डायरेक्शन है, ठीक है, जो मीन कलर है उसके हिसाब से लाइट कितना स्प्रेड हो रहा है, वैसे तो जो डायरेक्शन ऑफ लाइट है वो हिसाब से लाइट कितना स्प्रेड हो रहा है वैसे देख रहे हैं हम लोग। मेकिंग सेंस? समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो दिस इज एंगुलर डिस्पर्शन, बस तुम देखते हो कि कितना स्प्रेड हुआ लाइट, बस, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना लाइट स्प्रेड हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू मीन डिविएशन, ठीक है। तो एक थोड़ा मटेरियल प्रॉपर्टी होता है कि कितना लाइट स्प्रेड कर पा रहा है मीन कलर के हिसाब से। इट डिपेंड्स फ्रॉम, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। कोई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऐसा होगा जो मीन कलर से ज्यादा स्प्रेड करेगा, कोई जो कम करेगा। समझा? मीन कलर, जो मेन रे जा रहा है तुम्हारा, जो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ लाइट है, उसके रेस्पेक्ट में लाइट कितना स्प्रेड हो रहा है वो तुमको देखना है। समझ में आएगा? ठीक है, तो मीन कलर समझ लो यहाँ पे ऐसे जा रहा है, येलो जो है यहाँ पे समझ लो ऐसे जा रहा है, उसके हिसाब से हमारा लाइट कितना स्प्रेड हो, दैट इज योर डिस्पर्सिव पावर। और इफ यू जस्ट लुक एट द डिफरेंस, दैट इज एक्चुअली एंगुलर डिस्पर्शन। इज मेकिंग सेंस? बट इतना समझो कि ये क्या है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ठीक है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। नहीं यूनिटलेस होगा ना, हाँ, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ठीक है, इट्स मटेरियल डिपेंडेंट, ठीक है। तो वी हैव टू क्वांटिटीज, वन इज डिस्पर्सिव पावर, वन इज एंगुलर डिस्पर्शन, दोनों पता होना चाहिए। और थोड़ा देखते हैं यहाँ पे, वील डिराइव कंडीशन फॉर व्हाट हैपेंस इफ यू हैव
टू प्रिज्म्स इन ऑपोजिट सेंस, दो ऑपोजिट सेंस में रखा है, तो कभी कभी क्या होता है कि हमको डिविएशन कैंसिल करना होता है, कभी कभी हमको डिस्पर्शन कैंसिल करना होता है, ठीक है। तो विल सी दैट दिस कॉल्ड डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन, डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन, ऐसे क्वेश्चंस बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो व्हाट इज द कंडीशन दैट लाइट विल गो स्ट्रेट, ठीक है। लाइट जो पाथ है, देखो क्या होने वाला है यहाँ पर, यू अंडरस्टैंड कि लाइट जो है इट विल गो लाइक दिस, स्प्रेड ना, यहाँ पे ऐसे स्प्रेड होगा, ठीक है। फिर क्या होगा कि बिकॉज दिस इज इन ऑपोजिट सेंस, तो देयर क्वाइट अ पॉसिबिलिटी दैट ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, और दे कैन एक्चुअली, हाँ, दे मे कन्वर्ज एंड फॉर्म व्हाइट लाइट अगेन। इफ दैट हैपेंस देन वी कैन से देयर इज नो डिस्पर्शन, स्प्रेडिंग नहीं हुई, ठीक है, ओके। और व्हाट माइट हैपन कि डिस्पर्शन इज देयर, बट जो लाइट की डायरेक्शन है वो सेंस को तुम फॉलो कर रहे हो, मतलब ऐसे कि देयर इज नो डिविएशन। व्हाट इज डिविएशन कि एट द एंड ऑफ द डे लाइट डिस्पर्स हो गया, मतलब देखो ऐसा, दिस इज लाइक दिस, तो ये अगर रे समझ लो ऐसे बाहर आया, सो रे कंबाइन होकर रे ऐसे बाहर आ रहा है, ठीक है। और रे ऐसे बाहर आया, दिस वाज द ओरिजिनल डायरेक्शन, दिस इज द न्यू डायरेक्शन, तो लाइट डिस्पर्स तो नहीं हुआ बट डिविएट हो गया, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। उल्टा भी कर सकते हैं कि लाइट स्प्रेड तो हो गया, डिस्पर्स हो गया बट डिविएट नहीं हुआ, मतलब इट इज फॉलोइंग द मीन डायरेक्शन। लाइट अगर ऐसे है तो ऐसे जाएगा, ये तुम्हारा प्रिज्म है, जो मीन डायरेक्शन है वही रहेगा, बट लाइट विल स्प्रेड, तो यहाँ पे रेड, यहाँ पे येलो ऐसे स्प्रेड रहेगा। तो जो मेन डायरेक्शन है वो फॉलो हो रहा है, जो येलो कलर है वो स्ट्रेट जा रहा है, मतलब, ठीक है, ओके। बाकी रेड और वायलेट स्प्रेड हो गया रहेगा, समझ में आ रहा है क्या? अगर डिविएशन नहीं है मतलब क्या है कि जो मीन कलर है वो वैसे ही चलते जा रहा है बस, ठीक है। और डिविएशन नहीं है और डिस्पर्शन है, डिस्पर्शन मतलब लाइट स्प्रेड हो जाएगा, तो स्प्रेडिंग इज देयर बट जो मीन कलर है वो जैसे व्हाइट चला था वैसे चलेगा। इज मेकिंग सेंस? तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन एंड डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन। व्हेन यू से डिस्पर्शन इज अलाउड, दैट मींस क्या बोलते हैं, लाइट कैन स्प्रेड, ठीक है। व्हेन यू से डिविएशन इज अलाउड, दैट मींस लाइट कैन बेंड, लाइट कम्स आउट ऑफ द प्रिज्म। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, अच्छा, ठीक है। दोनों प्रिज्म के लिए थोड़ा लिख लेते हैं पहले कुछ कुछ रिलेशन, एंड देन विल कम टू द कंडीशन पार्ट। व्हाट इफ आई राइट ओमेगा 1, क्या लिखेंगे यहाँ पे, NV minus NR upon NY minus 1, but this is only for first prism, तो इसे 1 1 1 लिखेंगे, ओके। ओमेगा 2 लिखना होगा, तो N2V minus N2R है ना, अपॉन N2Y minus 1, ठीक है। एंड इफ यू डॉट थीटा 1, that will be what? It will be A1 into N1V minus N1R. sorry, N1V Minus minus N1R, है कि नहीं? और थीटा 2, दिस इज एंगुलर डिस्पर्शन, A2 into N2V minus N2V minus N2R। समझ में आया क्या? तो लेट्स डू द कंडीशन। अभी वो कंडीशन करते हैं, डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। पहले क्या करना है बोलो? ठीक है, डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन, ओके। डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन मतलब डिविएशन नहीं होना चाहिए, ओके। इफ रे डिविएट नहीं हो रहा है, ठीक है, दैट मीन्स व्हाट विल हैपन? रे डिविएट क्या है बताओ, क्या कंडीशन लिखोगे तुम यहाँ पे? येलो लाइट शुड, देयर हैज टू बी नो डिविएशन इन येलो लाइट। तो कैन वी से दैट डेल्टा वाई जो 1 से मिल रहा था वो इक्वल अपोजिट डेल्टा वाई ड्यू टू 2 होना चाहिए, मतलब इक्वल अपोजिट, ठीक है, ओके। तो बैलेंस करा वैल्यू वाइज, ठीक है। तो कैन यू राइट A1 इंटू N1Y माइनस 1 इज इक्वल टू A2 इंटू N2Y माइनस 1, ऐसा लिख सकता है ना? समझ आ रहा है कि आंसर क्या है? येलो कलर का कोई डिवीजन, देखो यहाँ पे क्या होगा, येलो विल, लेट्स से येलो गेट्स डिवाइडेड बाय 30 डिग्रीज, ठीक है। फिर ये जो प्रिज्म है उसको वापस 30 से इसको बैलेंस कर देना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो मतलब येलो लाइट जो है वो स्ट्रेट गई, ठीक है। येलो लाइट स्ट्रेट गई मतलब जो 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 एक्चुअल सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो कभी चेंज नहीं हुआ, तो मतलब रे कभी डिविएट नहीं हुआ। समझ में आया क्या? मेकिंग सेंस, ठीक है। अच्छा, इसको भी कैन यू राइट लाइक दिस, या इसको कैसे थे, थीटा
थीटा 1 बाय ओमेगा 1 इज इक्वल टू, समझ में आया कैसे लिखा ये? But A1 A2 A1 A2 क्या है? है ना? समझ में आया क्या? व्हाट आई एम डूइंग इज, चमका ना, बराबर ही लिखा है ना ये, ठीक है, ओके। अच्छा अगर ये है तो रे देखो, अभी रे डिविएट तो नहीं रहा है, देयर इज नो डिविएशन, बट डिस्पर्शन तो है, ठीक है। व्हाट इज द नेट डिस्पर्शन? डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, कैसे? थीटा 1 माइनस थीटा 2, है ना, नेट डिस्पर्शन, ठीक है। दैट विल बी हाउ मच? यू कैन राइट इसको थीटा 1 कॉमन 1 माइनस थीटा 2 अपॉन थीटा 1, which is actually theta 1 1 minus what is that? A1 upon A2 Omega 1 upon omega 2, yeah, ओमेगा 2 अपन ओमेगा omega 2 upon omega 1, ठीक है। तो ये निकालने बोला तो निकाल सकते हो। अगर there is no deviation, okay, and they ask you find the net dispersion, so you can find the net dispersion। समझ में आया क्या? ओके, एनी क्वेश्चंस हियर? समझा गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट केस, deviation is allowed without any dispersion, dispersion allowed नहीं है, means convert your x like ठीक है। there is no dispersion, that means these two are balancing each other, है ना, a1 n1v माइनस, है ना, डिस्पर्शन है तो दोनों का डिस्पर्शन बैलेंस हो गया। there is no dispersion, that means dispersion of first prism is balancing dispersion of other one, right? So it is a2 n2v minus n2r, करेक्ट। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इंटरवल थीटा एंड ओमेगा, तो थीटा 1 equal to थीटा 2 हो गया ना, थीटा 1 ओमेगा ओमेगा आएगा, थीटा 1 equal to थीटा 2 हो गया ना, नहीं वो तो वैसे थीटा 1 equal to थीटा 2 हो गया ना, हाँ थीटा 1 equal to थीटा 2 हो गया ना, क्या आया तो करो आएगा, थीटा 1 equal to थीटा 2 हमने वही लिखा है। वो तो लिखा ही है मैंने, मुझे ओमेगा के टर्म्स में चाहिए। ओमेगा थीटा 1 ओमेगा 2 a and 2 ओमेगा 1 a उसमें डेल्टा भी आ जाएगा फिर। कैन यू पुट ओमेगा हियर? ओमेगा into a1 बट n1 y भी आएगा, ओमेगा इनटू n1 -1 into a1 तो डाल देते हैं, अभी क्या ही कर सकते हैं। ओमेगा 1 इनटू डेल्टा 1 ओमेगा 1 इंटू थीटा 1 आएगा क्या? कहीं से कोई नहीं थीटा तो डेल्टा डेल्टा ओमेगा 1 इनटू डेल्टा डेल्टा में ये है ना, नहीं वो थीटा है, डेल्टा 1 तो a into n1 डेल्टा y आएगा क्या? डेल्टा y1 है डेल्टा y1 आएगा इज इक्वल टू ओमेगा 2 डेल्टा y इज इक्वल टू ओमेगा 2, डेल्टा y2 हां डेल्टा 2 सही है ना, ओके। एंड देन इफ दे आस्क यू टू कैलकुलेट कि ये डिविएशन तो नहीं अलाउड है, ठीक है, अच्छा डिविएशन अलाउड है, तो डिविएशन निकालो, नेट डिविएशन क्या होगा? नेट डिविएशन क्या होगा? डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 ठीक है, नेट डिविएशन विल बी थीटा 1 माइनस थीटा 2 अगेन ना, नहीं डेल्टा आपने एकदम थीटा एक मिनट, यहाँ पे मैंने डेटा लिख दिया ना। सेम उल्टा क्यों नेट डिविएशन क्या होगा? डेल्टा वाई निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो डेल्टा 1 तो नेट डिविएशन ऑफ, तो इसको ही आया थीटा लेना चाहिए थीटा नेट था, हाँ एक्चुअली थीटा नेट, राइट, सिंबल गलत यूज कर लिया, थीटा नेट, डेल्टा नेट विल बी डेल्टा y डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y2, ठीक है। क्या आएगा इसमें? डेल्टा 1 y कॉमन निकाल लो, 1 माइनस ओमेगा 1 की ओमेगा 2, ओके 1, समझ में आएगा? तो डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन, डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन, मोस्टली यहाँ तक कि तुम्हारा क्वेश्चन निपट जाता है, मतलब यहाँ पे मोस्टली दे विल आस्क यू रेशियो ऑफ a1 and a2 फॉर दिस टू हैपन, समझा? तो इफ दे आस्क यू व्हाट इज द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म फॉर नो डिविएशन, तो आंसर यू हैव टू टेक येलो कलर का, क्या बोलते हैं, रेशियो -1, a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा इसमें, कहते हैं n2y -1 अपॉन n1y -1, तो मोस्टली वो रेशियो ऑफ
एंगल ऑफ प्रिज्म पूछते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे पूछा अगर रेशियो ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म तो तुमको क्या करना है कि वायलेट और रेड का सब्ट्रैक्शन करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड देन यू हैव टू यूज इट, N2 by और N1 ने वो सब values दिया है। ठीक है। मोस्टली वो लोग रेशियो ऑफ ए पूछते हैं, समझ में आया क्या। अगर और आगे पूछा तो यू नो कंडीशंस बिटवीन द ओमेगा एंड डेल्टा एंड यू आल्सो नो कंडीशन बिटवीन थीटा एंड ओमेगा, ये सब आगे जो कंडीशंस है वो भी लिखा है हमने, ठीक है। तो दिस कंडीशन इज आल्सो ट्रू, दिस इज आल्सो ट्रू, ओके। इफ दे गिव थीटा ओमेगा का वैल्यू उससे भी निकाल सकते हो तुम कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। इफ दे जस्ट आस्क यू रेशियो ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म वो भी तुम निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर बोला है कि देयर इज नो डिविएशन और डिस्पर्शन निकालने बोला तो निकाल सकते हो, ठीक है। या बोला है कि नो डिस्पर्शन और डिविएशन निकालने बोला तो भी निकाल सकते हो तुम लोग, समझ में आएगा। तो ऐसे प्रिज्म्स दिए अगर, तो आई डोंट थिंक इट विल बी अ चैलेंज फॉर यू टू गेट इट, ठीक है। तो ये दिस वाज द लास्ट टॉपिक, आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड प्रिज्म, सब कुछ कर लिया आपने इसमें।